हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मेघा गोस्वामी मैम। मैम, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। मैम न्यूरो काउंसलर हैं और उसके साथ में मैम फिजिकल थेरेपिस्ट हैं। मैम एडल्ट्स के साथ साथ में न्यूरो काउंसलिंग में भी काम कर रही है। मैम न्यूरोसाइकोलॉजी में जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर, एंजाइटी, एडीएसटी, पीटीएसडी एक्सेट्रा इन सब पे वर्क कर रही हैं। अपेक्स हॉस्पिटल मालवीय नगर में मैम अभी एसोसिएटेड कंसल्टेंट हैं और मैम ने अभी माइंड बॉडी वेलनेस पे काम स्टार्ट किया है। इसी के चलते मैम ने अपना एक खुद का ब्रांड स्टार्ट किया है जिसका नाम है स्वास्थ्य। मैम, आप स्वास्थ्य को थोड़ा सा डिफाइन कीजिए कि स्वास्थ्य है क्या, ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि आप जो ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो उसमें क्या क्या है। एक्चुअली स्वास्थ्य एक हमने हॉलिस्टिक इस तरीके के ब्रांड्स ओपन किए कि ये एक ऐसी ब्रांड है जिसमें पेशेंट्स को रिलेट कर पाए हर एक डॉक्टर से। ये बेसिकली हमने माइंड एंड बॉडी वेलनेस से शुरू किया है। माइंड एंड बॉडी वेलनेस का मतलब बेसिकली ये है कि ना ही केवल फिजिकल थेरेपी बल्कि उसके साथ में मेंटल हेल्थ जो इफेक्ट आजकल नॉर्मल बेसिस पे सभी की हो रही है, वो क्या होता है कि पेशेंट्स के साथ में मोस्ट कॉमन ये रहता है कि वो डायरेक्ट नहीं कॉन्वर्सेशन कर पाते, सो दैट कि हम एक उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करें। मैम, आप स्वास्थ्य को थोड़ा सा डिफाइन कीजिए कि स्वास्थ्य है क्या, ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि आप जो ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो उसमें क्या क्या है। स्वास्थ्य एक हॉलिस्टिक वेलनेस ब्रांड है जहाँ काउंसलिंग के साथ साथ माइंड और बॉडी दोनों का ही कंप्लीट केयर दिया जाएगा। चाहे एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, या फिर बैक पेन हो, लाइफस्टाइल के इश्यूज हो, या फिर अलग अलग हेल्थ चैलेंजेस हो, तो स्वास्थ्य हर प्रॉब्लम, हर हेल्थ चैलेंज को हम लोग ट्रीट करने का इंटीग्रेटेड अप्रोच प्रोवाइड करेंगे। यहाँ एक्सपर्ट्स, काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और वेलनेस कोच मिलकर आपको मतलब एक प्रॉपर वेलबींग प्रोवाइड करेंगे। एक्चुअली हमारे एम बेसिकली ये है कि आप मेंटली स्ट्रांग हो, फिजिकली एक्टिव हो और इमोशनली बैलेंस लाइफ हो, एग्रेशन से थोड़ा दूर हो। दैट इज व्हाट ऑल वी वांट। तो मैम, आप न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं, तो उसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी कि ऐसे कौन सी उम्र के बच्चे होते हैं जिनके में मोस्ट कॉमन स्ट्रगल्स फेस करते हैं? जो ऐसे बच्चे लगभग 3 से 10 साल की उम्र में हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रगल्स को फेस करते हैं। बेसिकली बच्चों को डर रहता है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, फियर ऑफ लूज, फियर ऑफ जेलसी। इस साल की उम्र के बच्चे, एक तो इनका एक ग्रोइंग एज ये रहता है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे कॉन्शियस रहते हैं अपनी चीज़ों के लिए। गुस्सा आना, पेरेंट्स के ट्रॉमास का डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे, तो येस बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं उस चीज़ से। और फैमिली में कोई फाइट हो रही हो, फ्रेंड्स की लड़ाई हो रही हो, जेलसी हो रही हो, तो ये सब इसीलिए बहुत 3 to 10 years आई गेस इज अप्रोप्रिएट एज फॉर दिस। मैम, स्कूल का जो एनवायरनमेंट होता है वो बच्चे की पर्सनालिटी पे कैसे असर करता है? एक्चुअली स्कूल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे पॉजिटिव स्कूल है तो बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, थोड़ा सोशल सीखेगा, डिसिप्लिन सीखेगा, ये बहुत बेस होता है एक बच्चे के लिए। अगर नेगेटिव एनवायरनमेंट है तो एंजाइटी, विड्रॉल, इनसिक्योरिटी बच्चे में आ जाती है। एंड बेसिकली अगर एक अच्छी टीचर मिल जाती है, एक सपोर्टिव टीचर रहता है, तो बच्चा ग्रो करने का हमेशा सोचता है। वहीं पे अगर टीचर बहुत ज्यादा कहते डांटना, थोड़ा सा एंशियसनेस सा बच्चे में डेवलप हो। तो मैम, बच्चों में जो है एंगर इश्यूज जो होते हैं वो कहाँ से डेवलप होते हैं? बच्चे में कहाँ से इतना मतलब एंगर आ जाता है? जी, एक्चुअली ओवर स्टिमुलेशन या फिर रूटीन ही नहीं होता बच्चों का। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम आजकल हो गया है, फ़ोन और टेलीविज़न। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास में आते हैं जो अपने गेम्स, हाँ पूरा यूट्यूब उनको आता है। इमोशनल रिस्पॉन्स समझ ना पाना या पेरेंटल स्ट्रेस, और बेसिकली क्या पेरेंट्स की भी बहुत सी मिस्टेक्स रहती हैं, नो डाउट, कि पेरेंट्स कंपेयर करने लग जाता है, जहाँ पे पेशेंट का मतलब बच्चों का भी स्पेशली अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लो होने लगता है कि यार मेरे में कमी है, मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरीके से उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। मैम, जो बच्चे होते हैं तो उनकी ग्रोथ में पेरेंट्स क्या ऐसे मिस्टेक करते हैं, क्या ऐसी गलतियां कर जाते हैं? मैं आपसे मेन चीज़ तो ये पूछना चाहूँगी कि पॉजिटिव पेरेंटिंग और नेगेटिव पेरेंटिंग में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिव पेरेंटिंग और नेगेटिव पेरेंटिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव पेरेंटिंग में बच्चे को समझना, सपोर्ट करना, पेशेंस और प्रेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वही होता है। नेगेटिव पेरेंटिंग में ज़्यादा डांट देते हैं पेरेंट्स, कंपेयर करने लग जाते हैं, फीलिंग्स इग्नोर करते हैं, तो उसका बिहेवियर पे अफेक्ट होता ही है।
और मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे प्यार हो गया, पेशेंस, रिस्पेक्ट के साथ बच्चे को हम हैंडल करते हैं, शांति से कम्युनिकेशन करना, बच्चे की प्रॉब्लम्स के बारे में डेली बात करना कि हाँ भाई कैसा रहा आपका डे, क्या किया आज स्कूल में, सब कुछ पूछना, उसको समझाना कि कौन सी चीज़ें गलत हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, बच्चे की फीलिंग्स को उस बच्चे के लेवल पे जाके समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और नेगेटिव पेरेंटिंग ऑफ कोर्स इफेक्ट करती है उस तरीके से जब हम बच्चे को डांट देते हैं हर टाइम, अरे उसका बच्चा तो ऐसा है, आपका ऐसा नहीं है, हम उसके इमोशंस को नहीं समझ पाते, उस तक बात हम नहीं, अब हमारी मेंटालिटी उसकी मेंटालिटी में ऑफ कोर्स फर्क है, हम वो चीज़ जानना ही नहीं चाहते, शेमिंग बच्चे को डर लगता है, कंपैरिजन, पनिशमेंट दे देते हैं, ये नहीं करोगे तो ये कर देना है। तो हमें एक प्रॉपर एक लेवल बनाना चाहिए कि हाँ एक सबका एक बॉर्डर लाइन होता है कि इस चीज़ को इतना करोगे तो ये चीज़ आपके लिए गलत है, उसको उस लेवल पे हमें समझाना पड़ेगा, उसके लेवल पे जाके। सो बेसिकली अभी कल एक इंसिडेंट था, एक छोटा सा बच्चा था, ऑलमोस्ट 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड, उसको स्कूल में अभी वो स्कूलिंग भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि स्कूल में भी बच्चे नहीं ले पा रहे हैं, ADHD का पेशेंट था। ही केम टू मी विद द फोन इन हैंड और वो बस पूरा टाइम यूट्यूब उसने पूरा चला के अपना, उसका एक ही चैनल था कि हाँ बस मुझे ऑगी एंड कॉकरोचेस उसने सर्च किया, बस वो देखता है, और मोगली, हाँ एक और ये भी था, पूरा टाइम वो बस उसको देख रहा था। व्हेन आई वाज टॉकिंग तो ही वाज नॉट, बिकॉज ADHD पेशेंट्स के साथ में अक्सर ऐसा होता है, ही वाज नॉट इवन द कंसंट्रेशन। और जब उसको गांव में ले जाया जाता है तब वही बच्चा फोन छोड़ देता है कि कितनी गायें हैं, कितना ये सब है, बहुत एक्टिव हो जाता है। तो मैंने ये बहुत अप्रोच देखी कि पेशेंट अपने बेसिकली अटेंडर्स के साथ में ऐसा होता है, पेशेंट्स के अटेंडर्स, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि ठीक है बच्चे को फ़ोन दे दो, हमें डिस्टर्ब तो नहीं करेगा ना, ठीक है। ये एक सोल्यूशन नहीं है बच्चे के लिए, इट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, इसीलिए बच्चे का मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है और बच्चे का नेचर बहुत ज़्यादा इफेक्ट। मैम आजकल हम जैसे देख रहे हैं कि बच्चे मतलब सो कम रहे हैं, या तो स्कूल जा रहे हैं, फिर स्कूल से आके खेलने में, फिर फोन में, टीवी में, इन सब में बिजी हो जाना उनका, और इससे उनकी नींद पूरी नहीं होती। तो नींद की जो कमी है वो बच्चों पे कैसे इफेक्ट डाल रही है? एक्चुअली क्या होता है ना कि आजकल बच्चों का भी शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चा उठेगा, उसको स्कूल जाना है, वो आएगा, वो 1 घंटा रेस्ट करेगा, उसको होमवर्क कंप्लीट करना है, ट्यूशन्स जाना है, गेम्स खेलना है, टीवी देखना है, तो अकेडमीज आजकल बच्चों को बहुत भेजा जा रहा है। तो बच्चों पे एक प्रेशर है, स्कूल प्रेशर, होमवर्क प्रेशर, हर चीज़ का प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है ऑफकोर्स, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत रात को देखते हैं बच्चे, टीवी देख लेंगे, फ़ोन, यूट्यूब्स बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से स्क्रीन टाइम अपना आइज़ पे इफेक्ट पड़ता है, तो बच्चों का स्लीप डिस्टर्ब ही हो, और फिर उस वजह से नींद की कमी की वजह से बच्चे में गुस्सा बहुत ज़्यादा, हाइपर एक्टिविटी, फोकस कम हो जाता है, रोना, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है, ये नहीं करना, जिद्दी बहुत हो जाता है बच्चे। मैम बेड वेटिंग, इस पे प्रॉब्लम पे आप क्या कहना चाहेंगी? क्या ये मेडिकल कंडीशन है? बेड वेटिंग बिल्कुल कॉमन है और नॉर्मल चीज़ है, स्पेशली 5 से 7 साल के बच्चों में। इसमें रीज़न ब्रेन ब्लैडर कोऑर्डिनेशन का हम इमेच्योर होना मानते हैं। बच्चे का डीप स्लीप में, जब बच्चा एक डीप स्लीप में होता है तो बॉडी का सिग्नल ना उसे जगाता नहीं है बेसिकली, और इससे दूसरे कॉमन रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक इश्यूज, मम्मी पापा को हुआ हो चांस ज़्यादा रहता है, ज़्यादा लिक्विड रात में ले लेता है बच्चा, स्ट्रेस रहता है, उसका रूटीन चेंज हो रहा है, बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हमेशा रहता है, तो ये सब चीज़ें इफेक्ट करती है, उसकी हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैम इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है, उनको क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए? बेसिकली पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि रात में उसको पानी कंज्यूम नहीं करवाना है, सोने से पहले एक बार वॉशरूम भेज दिया जाए, काम एंड सपोर्टिव रहना है, कॉन्स्टिपेशन उसका कंट्रोल रखना है ना। और ज़्यादातर बच्चे टाइम के साथ साथ नेचुरली ठीक भी हो जाते हैं। डॉक्टर्स को तब दिखाएं जब 7 से 8 साल के बाद भी रेगुलर इश्यूज ये बढ़ते जा रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। मैम क्या होता है कि जैसे अगर कोई मैं लेक्चर दे रहा है या फिर वैसे भी हमें कोई बात, जो ज्ञान वाली बातें बताते हैं ना, वो हम 1 घंटे में बोर हो जाते हैं कि बस इससे ज्यादा नहीं सुन सकते, लेकिन फोन को स्क्रॉल हम 4-5 घंटे तक कंटिन्यू कर सकते हैं, रील्स हम देख सकते हैं, यूट्यूब हम, इंस्टा हम देख सकते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली मैम इसमें होता है कि रील्स जो है वो डोपामाइन देती है और लेक्चर डिसिप्लिन मांगता है, तो ब्रेन इजी रिवॉर्ड और चीजें ना तुरंत पिक कर लेता है कि जैसे एक रील, दूसरी रील, फिर कॉन्टिन्यूस हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, हमें मजा आने लग जाता है, और इसकी वजह से अटेंशन स्पैन प्रोसेस बेस्ड टास्क जो होता है वो अपने आप ही कम हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं आता है। मैम आजकल के बच्चे मान लो या यंगस्टर्स मान लो कि वो ना पेरेंट्स से सवाल कम पूछते हैं, गूगल से ज्यादा पूछते हैं,
तो ये क्यों हो रहा है अभी? क्योंकि गूगल जजमेंट नहीं करता और बच्चे फ्रीडम और प्राइवेसी प्रेफर कर रहे हैं, तो उन्हें क्विक नॉन जजमेंटल आंसर्स चाहिए, तो कम्युनिकेशन गैप ऑटोमेटिकली वो रीज़न बन जाता है। मैम एक्चुअली क्या होता है कई बार कि चाहे हम हो यंगस्टर्स हो, तो हम लोग क्या करते हैं फ़ोन में 20, 30, 40, 50 फोटोज़ तो बहुत सारी होती है, लेकिन जब सिलेक्ट करने का टाइम आता है तो हम उनमें से एक भी सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि ये इससे बेटर है या फिर नहीं ये उससे ख़राब है। तो ये वाला क्यों इशू होता है ये? क्योंकि उनका एक्चुअली कॉन्फिडेंस कैमरे में तो हाई होता है और रियल लाइफ में लो होता है। डिसीजन मेकिंग में रिस्क होता है, तो फोटोज में फिल्टर बहुत बड़ा इशू है। मैम क्या हमारे मेंटल ट्रोमास के हमें फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स फिजिकल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। एक केस स्टडी भी थी मेरे एक पेशेंट की। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं जो मेंटल ट्रॉमास की वजह से या फिर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, एंजाइटी की वजह से उनको फिजिकल सिम्टम्स होने लग जाते हैं, जैसे पाल्पिटेशन, मैं कहूँगी चेस्ट पेन, मैं कहूँगी चेस्ट टाइटनेस हो रहा है, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो हाँ डेफिनेटली फिजिकल सिम्टम्स। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि उनको कार ड्राइव करने में डर लगने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में हमने मैम के साथ में चाइल्ड बिहेवियर और एडल्ट्स के बिहेवियर पे हमने मैम से बात की, और उनकी जो चैलेंजेस है लाइफ के और उनकी जो थिंकिंग है आजकल, वो क्या कितना ओवर थिंक करते हैं, क्या रीज़न है उनके पीछे, इन सब के बारे में हमने मैम से जाना है। आप जुड़े रहे स्वास्थ्य के साथ में। हम मिलकर बॉडी और माइंड दोनों का ख्याल रखेंगे। और मैम ने जो ये ब्रांड स्टार्ट किया है, इसकी जो मैम का इसको स्टार्ट करने के पीछे का जो रीज़न है, जो मैम की सोच है, वो बहुत अच्छी है। तो उसके लिए हम मैम को अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू मैम, क्योंकि आज आपकी वजह से हमारे पॉडकास्ट में हमने बॉडी वेलनेस को एक नई नज़र से समझा है। स्वास्थ्य का जो मिशन है आपका बिल्कुल सिंपल है कि आपको बॉडी पे, माइंड पे और लाइफस्टाइल के साथ में एक हेल्दी कनेक्शन दिलाना। तो गाइस, आज हमने बच्चों के साइकोलॉजी के बारे में और पेरेंटिंग के बारे में हमने समझा है। तो याद रखिए, हर बच्चा अलग होता है, बस हमें उन्हें समझने की ज़रूरत होती है। तो आप जुड़े रहिए स्वास्थ्य के साथ में, और माइंड और बॉडी वेलनेस पे हम आगे काम करेंगे। तो अगर आप लोगों को भी पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप डालिए कि आपको कौन से पॉइंट्स पसंद आए हैं और किन पे आप आगे डिस्कस करना चाहेंगे मैम से। और बाकी और भी अगर आपके कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम मैम से पूछेंगे और उनका आंसर भी आपको देंगे। थैंक यू सो मच।